नमस्कार, मैं हेमचंद भाऊराव देवराज सरस्वती विद्या मंदिर से। आज हम कक्षा 11 की हिंदी पुस्तक, जो हिंदी हमारा विषय है, उसकी ऐच्छिक की पुस्तक अंतरा से पद्माकर के कवित्व को पढ़ेंगे। पद्माकर जी रीतिकाल के कवि हैं, तो रीतिकाल में किस प्रकार वर्णन किया जाता था किसी वस्तु का या किसी दृश्य का, आज हम उसको पढ़ेंगे। पद्माकर जी के कवित्व को पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा पद्माकर जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। पद्माकर जी का जन्म सन 1753 में मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश के बांदा में बिताया, इसलिए कुछ लोग इनकी जन्मस्थली बांदा को मानते हैं। इनका जो वंश था उसमें काव्यमय वातावरण के कारण इनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया था और जयपुर नरेश ने इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया। इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख, हिम्मत बहादुर वृद्धावली, पद्माभरण, जगद विनोद, राम रसायन और गंगा लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इनकी मृत्यु सन 1833 में हो गई थी। इनके जो काव्य है, इन्होंने जितना काव्य लिखा उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं जो सामान्य रूप से इनके हर कवित्व और हर सवैये में मिलती हैं। तो उनको हम जरा एक बार देखते हैं कि सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया है। यानी सजीव मूर्त विधान का अर्थ होता है कि वर्णन इस प्रकार से करना कि वर्णन में जो कुछ कहा जा रहा है वो मूर्ति रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए। इतना साक्षात वर्णन ये करते थे कि ऐसा लगता था कि जो कुछ ये हमें बता रहे हैं वो हमारी आंखों के आगे घट रहा है। तो ये होता है सजीव मूर्त विधान। तो ऐसी कल्पना जो सजीव मूर्त विधान करती है, उसके द्वारा आपने प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया है। तो ऐसी कल्पना के माध्यम से जब भी हम इनके प्रेम और सौंदर्य से भरे हुए कवित्व और सवैये पढ़ते हैं तो हमारे सामने उसका एक चित्रण ऐसा तैयार हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के आगे उसका चलचित्र घूम रहा है। लाक्षणिक शब्दों के माध्यम से सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति की है। पद्माकर जी ने अपने काव्य में लाक्षणिक शब्दों की प्रचुर मात्रा में उपयोग किया और उसी के माध्यम से वे मनुष्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने में सफल होते हैं। तो ये भी उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख रूप से ऋतु वर्णन में पारंगत थे। रीतिकालीन कवियों ने नायिका सौंदर्य प्रेम वर्णन में अधिकांश काव्य लिखा है और इसके साथ साथ प्रकृति वर्णन भी किया है, क्योंकि प्रेम प्रसंगों में प्रकृति का जो वर्णन है वो अद्वितीय होता है। तो प्रेम प्रसंगों में या वैसे प्रकृति के प्रमुख रूपों का वर्णन करने में इन्हें सिद्धस्थ थे। प्रकृति चित्रण ये जितना बेहतरीन या कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा करते थे, समकालीन कवि उस प्रकार का नहीं कर पाते थे। इनके काव्य की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण है। इनके पदों को पढ़ते समय, इनके कवित्वों को पढ़ते समय बहुत आनंद आता है। वह गेय गुण के साथ भी होते हैं, उनको गाया भी जा सकता है। तो ये एक प्रभावपूर्णता उनके पदों में विद्यमान है। गतिमयता और प्रभावपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर इनका एकाधिकार था। समकालीन कवि जो छंद कवैया सवैया लिखते थे उनमें गतिमयता, जो गाने की लय है वो, और प्रभावपूर्ण, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के जो गाया जा सके, ऐसे गुणों के कारण सवैया और कवित्व पर इनका एकाधिकार था। इनके जैसे जो पद थे, जो सवैया और कवित्व थे, वो समकालीन कवि नहीं लिख पाते थे। इनकी भाषा इतनी सरल रहती थी कि उसको कोई भी आसानी से पढ़ सकता था। अनुप्रास अलंकार द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में भी वे अद्वितीय थे। अनुप्रास अलंकार का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो सकता है और उससे जो ध्वनि चित्र प्रस्तुत करते थे उसमें भी आप सिद्धस्थ थे। तो आज हम जो इनका सवैया कवित्व पढ़ेंगे उसमें हम इनकी इन विशेषताओं को देखेंगे। तो देखते हैं इनका पहला जो कवित्व पुस्तक में लिया गया है उसमें प्रकृति चित्रण किया गया है।
तो मैंने आपको भी बताया था कि प्रकृति चित्रण में आप सिद्धस्त हैं। तो देखते हैं कि जो भी विशेषता हमने पढ़ी क्या वो हमें इनके इस सवैये में मिलती हैं, इस कवित्व में मिलती हैं। देखते हैं कि औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर। औरे भांति, औरे भांति का अर्थ होता है अलग तरह का, और ही भांति का, और ही प्रकार का। कुंजन में, कुंजन झाड़ियों का झुंड। गुंजरत, गुंजरत का अर्थ होता है गूंजना। चलिए, गुंजरत मतलब भंवरों की गुंजन। भीड़ भौर मतलब भंवरों की भीड़। तो इस लाइन पर क्या अर्थ बनेगा कि और भांति कुंजन में गुंजरत भीड़ भौर, कि अब की बार जब ऋतुराज वसंत आया है तो कुंजन में यानी झाड़ियों के आसपास या बाग बगीचे में जो भंवरों की भीड़ है और उनकी जो गुंजन है वो बिल्कुल अलग प्रकार की है। अन्य ऋतुओं में भंवरों की गुंजन का जो स्वर होता है और वसंत ऋतु में भंवरों की भीड़ का जो गुंजन का स्वर होता है, दोनों में अंतर है। वसंत ऋतु में भंवरों की गुंजन का स्वर जो है वह एक खुशी को प्रकट कर रहा है। तो जब हम खुशी में कुछ बात बोलते हैं और जब हम कुछ सामान्य रूप से कुछ बात बोलते हैं तो दोनों के प्रभाव में अंतर होता है। तो यहाँ जब ऋतु वसंत की आई है तो भंवरों की जो गुंजन है उसमें एक अलग अंतर आ गया है, और भांति वो एक अलग ही प्रकार की गुंजन हो चुकी है, उनका स्वर अलग ही प्रकार का है अन्य दिनों से। और डोर झौरन पे बौरन के हुए गए। और डोर झौरन पे यानी यहाँ पे आम के वृक्ष का वर्णन किया जा रहा है कि जो आम के वृक्ष हैं उन पर अब क्या है कि झुंड लग गए हैं किस चीज के, अमराइयों के, बौर आ गई है उस पर। ये इस बात का सूचक है आम के पेड़ पर बौर आने का कि अब फल लगने का समय आ गया है। तो वह भी अब बौर आ गए हैं, सारे पेड़ों पर आम के जो है बोरियां निकल आई हैं, मंजरियां निकल आई हैं और वह अब फल लगने के लिए तैयार हो गया है। कहे पद्माकर सु और भांति गलियानी। पद्माकर कवि कहते हैं कि समाज के लोगों के जो शहर है, जो समाज है, उसकी गलियां जो हैं, गांवों की जो गलियां हैं, उनका भी रंग रूप एकदम बदल चुका है। तो गलियों में क्या रंग रूप बदला है कि छलिया छबीले छैल। अब देखिए आप, छ छ छ अनुप्रास अलंकार का कितना सुंदर चित्रण है। और ध्वनि चित्र जो बात की थी हमने क्या अनुप्रास अलंकार के ध्वनि चित्र को, तो ये छलिया छबीले छैल और छवि छुआ गए, छ छ छ। तो छलिया छबीले छैल, यहाँ पे क्या है, गांव के जो सजीले नवयुवक हैं, सजे धजे, जो वसंत ऋतु के अलावा और ऋतुओं में जो जैसे सजे धजे दिखते थे, वसंत ऋतु में एक अलग ही प्रकार का उनके ऊपर उन्माद छाया हुआ है, एक अलग ही प्रकार की उन पे मस्ती छाई हुई है। तो उससे जो उनका सजने का संवरने का जो स्वरूप है वो और निखर गया है। और छवि छुआ गए, उनकी जो छवि है यानी उनका जो दिखने का स्वरूप है वो भी एकदम बदल गया है। तो सब कुछ बदल गया है वसंत ऋतु के आते ही। अब जो छह छबीले लोग थे, जो नवयुवक थे गांव के, वो भी अब क्या है और ही भांति के हो गए हैं और अलग बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। जैसे आज की भाषा में हम कहते हैं बिल्कुल टिप टॉप दिखाई दे रहे हैं। तो ये परिवर्तन आ गया। और क्या परिवर्तन आता है प्रकृति में, और भांति विहग समाज में आवाज होती, और भांति की अलग ही प्रकार की आवाज हो रही है पक्षियों की। यानी पक्षियों का जो कलरव है अन्य ऋतुओं में जिस प्रकार का सुनाई देता है, वसंत ऋतु में उस कलरव में एकदम बदलाव आ जाता है। वसंत ऋतु में जो विहग समाज है, जो हमारा पक्षियों का समाज है, उनके जो कलरव होते हैं, उनका जो शोर होता है वो खुशी को व्यक्त करता है उनकी, क्योंकि चारों तरफ पेड़ों में हरियाली होती है और फल सब कुछ उनके लिए उपलब्ध होता है। तो उनका समाज जो है, उनकी भी आवाज जो है बिल्कुल अलग प्रकार की हो जाती है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए। तो जैसे ऋतुराज यहाँ वसंत ऋतु के लिए कहा गया है कि ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए, कि जैसे दिन आज ऋतु वसंत में है वैसे दिन और किसी ऋतु में नहीं होते हैं। ऋतुराज जब आता है तो सभी पर अपना प्रभाव छोड़ता है और उस प्रभाव में एक मादकता होती है, एक उन्माद होता है, एक खुशी होती है, उसको वो अभिव्यक्त करता है। प्रकृति का हर कण, हर वस्तु उस उन्माद को अभिव्यक्त करती है।
और रस और रीति और राग और रंग। यहां देखिए बहुत ही सुंदर पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार का चित्रण है। और कितना सुंदर कवि ने वर्णन किया है इस प्रकृति चित्रण में, और कितना ही बहुत ही सुंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ पे चित्रण है कि और रस यानी प्रकृति में हर वस्तु में एक अलग ही रस नजर आ रहा है। फूलों में अलग अलग रस की खुशबू है। तो और रस और रीति, और सभी के कार्य करने की जो रीति है, तरीके हैं, वो डिफरेंट हो गए, अर्थात बदल गए हैं, सामान्य से एकदम अलग हट गए हैं। और राग, और जो गीत संगीत में राग गाए जा रहे थे, वसंत ऋतु के आते ही सारे के सारे राग बदल गए। अब सारे राग केवल प्रेम और सौंदर्य को लेकर ही गाए जा रहे हैं। तो ये भी बदलाव प्रकृति में एकदम आ गया, और साथ साथ लोगों के समाज में आ गया। और रंग, और प्रकृति का रंग जो अभी तक एक सामान्य था वो भी रंग बिरंगा हो गया, क्योंकि वसंत ऋतु में बहुत रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो चारों तरफ हरियाली रंग बिरंगे रहते हैं। तो ये भी एक बदलाव देखने को मिलता है। और तन और मन और बन हुए गए। और देखिए जब इतना सब कुछ बदल जाता है प्रकृति में तो क्या होता है, और तन, उसका प्रभाव हमारे तन पर भी पड़ता है और हमारे मन पर भी पड़ता है। हम इस ऋतु में खूब खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं बिल्कुल, तो हमारे शरीर से, हमारे शरीर की बॉडी लैंग्वेज से भी उस खुशी का इजहार होता हुआ दिखाई देता है। और बन हुए गए, और हम सब कुछ बिल्कुल बदल जाते हैं, कुछ और ही बन जाते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि वसंत ऋतु के आने के बाद प्रकृति में तो बदलाव होता ही होता है, और मनुष्य के व्यवहार में भी एक असीमित बदलाव हो जाता है जो उसकी खुशी को अभिव्यक्त करता है। कुछ कठिन शब्दार्थ हम देखेंगे कविता के। और ही प्रकार का, एक अलग तरह का। कुंजन, झाड़ियों में, गुंजरत, भंवरों की गुंजन, भीड़ भौर, भंवरों का समूह, बौरन, आमों की मंजरियां, बौरा जाती हैं जो, विहंग समाज, अलग अलग पक्षियों का समूह, छैल छबीले, सुंदर सजे धजे नवयुवक, और ऋतुराज यानी वसंत ऋतु। ये व्याख्या मैंने आपको दी हुई है। इसमें समझाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ भूल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसमें से देख करके व्याख्या को कर सकते हैं। आपके लिए जो गृह कार्य रहेगा इस वीडियो के साथ वो रहेगा कि पद्माकर का जीवन परिचय उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है अपनी। और ये पहला कविता हमने इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, बाकी के हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस कविता की सप्रसंग व्याख्या आपको उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, और जो कठिन शब्दार्थ हैं वो भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।